अय्यो, ये बदलाना चाहिए সৃষ্টি করেছ সুন্দর سبيل الدموع سبيل الله 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 الذي نعتز به रहमतें निछावर करता है तू बरकतों से दामन भरता है तू Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu Allah পশু পাখি সাগর নদী Beten to Allah تضرهم Beten prete yedim kırkoyim Allahu 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 Allah Allahu 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 Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو مدلي رازاني أمرا وكنا عذاب Allahu 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 Allah Allah
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो कुर्सियों में बैठ जाएं, और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स और तलबा हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि आप पीछे के सीट्स में बैठ जाएं, सामने के सीट्स मेहमानों के लिए छोड़ दें। सबसे पहले आज मैं हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मलक मोहम्मद हाशिम साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। आज हमारे दरमियान नेशनल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के डायरेक्टर आली जनाब डॉक्टर शेख अकील साहब मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। तनवीर आइए वेलकम। हाँ, डॉक्टर अब्दुल हक यूनिवर्सिटी करनूल के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर मुजफ्फर अली शाहमेरी साहब से गुजारिश की जाती है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। वानमबड़ी मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर मोहतरम जनाब मोदा अहमद बाशा साहब से दरख्वास्त की जाती है कि वो ऊपर तशरीफ़ लाएं। वानमबड़ी मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी ब्रदर मुकरम जनाब गनी मोहम्मद अजहर साहब से दरख्वास्त की जाती है कि वो ऊपर तशरीफ़ लाएं। आगे ना मैं उनके बाद वहाँ बैठ जाता हूँ। ठीक है। अब वो जैसे कि आपका तरतीब जो आपकी है ना, आप अपने तरतीब से ले लीजिए प्रोग्राम। अच्छा, वो किरात के लिए है ना? रखना है मलिक मोहम्मद हाशिम साहब को। अच्छा, और उनको ठीक है। कुछ अहबाब यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश की जाती है कि खाली कुर्सियाँ जहाँ पर हों वहाँ बैठ जाएं। तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है कि मेहमानों को कुर्सियों में बिठाएं और हमारे जो तलबा हैं उनको पीछे भेज दें। मैं डॉक्टर अकबर कौसर साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेहमानों को बिठाने का इंतज़ाम करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इस इफ्तिताही नशिस्त का आगाज हुआ चाहता है। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा उनकी हाफिज मोहम्मद सलमान साहब के वो आए और आयत करीमा की तिलावत फरमाएं। वो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ترجمہ ہے بغض سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو مگر ایسی حالت میں کہ تم فرما بردار ہو، اور سب کے سب اللہ کے عہد کو مضبوط پکڑو، تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم باہم دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی
तुम्हारे लिए अपनी बातें खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। और चाहिए कि तुम में से एक जमात हो जो भलाई की तरफ बुलाए और अच्छे कामों का हुक्म दे और बुरे कामों से रोके, और वही कामयाब होने वाले हैं। और उनकी तरह ना हो जाओ जिन्होंने तफरीक़ा किया और इख्तिलाफ किया उसके बाद के उनके पास खुली बातें आ चुकी थी, और उन्हीं के लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। இப்பொழுது தமிழ் தாய் வாழ்த்து साजिद एंड ग्रुप वारंगल, ज़रा इसके लिए सब लोग उठकर खड़े हो जाइए। நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரிதனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிரமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே। अब यहाँ की तमिल रिवायतों के मुताबिक दिया जलाने का मौका है। कुत्तु विளக்கு இப்பொழுது ஏற்றப்படும்। तमाम मेहमानों से गुजारिश करता हूँ कि वो करीब आएँ और दिया जलाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मिन आयातिहि ख़ल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ व इख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिल आलमीन। वो आते हैं, आ रहे हैं, आते होंगे, इसी ख्याल में शब फ़राक़ गुजार दी हमने। उसके मिज़दाक़ काफ़ी दिनों से हम आज के इस महफ़िल का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो दिन आएगा कि यहाँ पर किताबों की नुमाइश लगेगी और मेहमानान की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद होगी और हम उसका इफ्तिताह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन हमारे दरमियान आ गया। तो जुनूबी हिंदुस्तान के सतह मुर्तफ़ा दक्कन पर
दरियाए पालार के किनारे मशरक़ी और मगरबी घाटों के दरमियान गुज़रती हुई पहाड़ी सिलसिले के दरमियान सरसब्ज़ व शादाब दिरावड़ी सरज़मीन पर चमनिस्तान उर्दू वानमबाड़ी में आप सबका इस्तकबाल है। आज हमारे दरमियान मेहमानों की पूरी एक टीम मौजूद है। इनके हाथों आज इस नुमाइश का इफ्तिताह होगा। सबसे पहले हमारे दरमियान हमारे इस शहर के मेंबर ऑफ असेंबली सेंथिल कुमार जी मौजूद हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। தம்பி செந்தில் குமார் அவர்கள் எங்களுடைய சட்டமன்றத்தின் உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நான் வரவேற்கின்றேன்। और इसके बाद आज के हमारे इस खास इजलास में हमारे उस्ताद मुकर्रम प्रोफेसर मुजफ्फर शहमीरी साहब, जो हमारे इस कॉलेज में भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं और इसके बाद करनूल की अब्दुल हक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी होकर वो रिटायर हुए हैं और उन्होंने अभी इंशाअल्लाह कोई एक अच्छा ओहदा उनको मिलने वाला है। और फिर आज हमारे दरमियान एक अहम शख्सियत, हमारे इस इलाके का सबसे बड़ा इदारा वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई भी हिंदुस्तान का शहरी हो या कहीं और से आया हुआ हो, जब तमिलनाडु का दौरा करता है तो वीआईटी को देखे बगैर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। तो उसके फाउंडर और चांसलर जनाब विश्वनाथन जी का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। Sir, we welcome you to this honest gathering, the program of Urdu, especially Urdu program and the Urdu Kitab Mela, Urdu Book Fair, which is going to be inaugurated in your presence. और उसके बाद हमारी सबसे अहम शख्सियत अली जनाब मलक मोहम्मद हाशिम साहब, जिनके बग़ैर यहाँ न कोई माशरती प्रोग्राम, माशी प्रोग्राम, अदबी प्रोग्राम, लिसानी प्रोग्राम हो नहीं सकता। अगर कोई प्रोग्राम हुआ तो वो नामुकम्मल तस्वुर किया जाएगा। तो वो शख्सियत यहाँ पर जलवा अफरोज़ है, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और आज इस प्रोग्राम के रूह रवां नेशनल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। तो वो आज हमारी इस महफिल की सदारत कर रहे हैं और उन्हीं की काविशों और उन्हीं की मेहनतों की वजह से आज हमको ये देखना नसीब हुआ है। तो उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ और सब हजरात का तारुफ जब वो तकरीर के लिए आएंगे तो उस वक्त हम कराएंगे इंशाअल्लाह। तो आज हमारे दरमियान यहाँ पर और अमायदीन शहर भी मौजूद हैं। जनाब टी रफ़ीक अहमद साहब, जिनकी खिदमत आपको मालूम है, TAW मेट्रिकुलेशन स्कूल के वो चेयरमैन हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। और फिर हमारे दरमियान आज जनाब अशरफ साहब मौजूद हैं। सिर्फ अशरफ साहब नाम कह देना काफ़ी है, सब पहचान जाएंगे कौन है। तो मियासी उर्दू अकेडमी के चेयरमैन वो भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ। जनाब यस ज़ियाउद्दीन साहब, जो विशारम शहर को एक तालीमी शहर बनाने का सहरा जिनको जाता है, वो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ। जनाब VK अब्दुल अलीम साहब, जो वेलूर के एक अहम शख्सियत हैं, तो वो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, वो भी बहुत से तालीमी इदारों से उनका ताल्लुक़ है, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और जनाब K अनीस अहमद साहब, जो मेल विशारम मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की विमेंस कॉलेज है, उसके सेक्रेटरी एंड करस्पॉन्डेंट हैं, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। जनाब नज़र मोहम्मद साहब, जो हमारे पड़ोस शहर आम्बूर के मजहर उलूम कॉलेज के सेक्रेटरी एंड करस्पॉन्डेंट हैं, उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ। जनाब मदेकार फयाज अहमद साहब, ये हमारे पड़ोस शहर के हैं और हमारे शहर के दामाद भी हैं। ये हमारी जो अहम एसोसिएशन है आइज्तमा, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ स्किन एंड हाइड मर्चेंट्स एंड टैनर्स एसोसिएशन, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। खिज़र हुसैन ग्रुप के जनाब कलीमुल्ला साहब, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, उनका भी इस्तकबाल किया जाता है। இன்று எங்களுடைய முத்தமிழ் மன்றத்தின்
அறங்காவலர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். முத்தமிழ் மன்றத்தின் எப்படி நீங்கள் அந்த ஒருவனே தேவன் என்ற மாண்பை பரப்பித்து வருகிறீர்களோ அதே போன்றாகவே இந்த உருது இந்த சபையும் அந்த மாண்பை இங்கே பேணுவதற்காக அது பரப்புவதற்காக தான் இங்கே கூடியிருக்கின்றோம். இதே ஒரே எங்களுடைய கருத்து இருக்கின்றது. இந்த சபையில் உங்கள் அனைவருக்கும் நான் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். तो ये तवील फहरिस्त है, अगर किसी का नाम छूट गया हो तो इंशाल्लाह मैं फिर देखकर बाद में बताऊंगा, वरना आप मुझे माफ फरमाएं। और बहुत सारे यहाँ अमायदीन और सनादीद शहर मौजूद हैं, सबका यहाँ पर इस्तकबाल किया जाता है। वक्त भी काफ़ी हो चुका है, तो आइए अभी हम प्रोग्राम को शुरू करें। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा हमारे मेंबर असम्बली ब्रदर मुकर्रम सेंथिल कुमार जी को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। தம்பி செந்தில் குமார் அவர்கள் எங்களுடைய சட்டமன்றத்தின் உறுப்பினர், அவர்களை பேச அழைக்கின்றேன். It's a beautiful morning today. I'm really happy. It's been a great honor to me to be a part of this 25th National Urdu Book Fair Festival, and most importantly ஜிவி சார். ஆக்சுவலாக நான் ஒரு சின்ன ஜஸ்ட் ஒரு 2 நிமிஷம் ஸ்கூல் படிக்கிற போது விஐடியில் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு நிறைய வாட்டி போயிருக்கேன். ஆக்சுவலாக அங்கே தான் சேரணும்னு, அங்கே கிடைக்காம கடைசியில் பண்ணாரி அம்மன் விஐடியில் படித்தேன். அப்போ இருந்தே ரொம்ப நாள் இது எனக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம வேலூர் மாவட்டத்துக்கு ஒருங்கிணைந்த வேலூர் மாவட்டத்துக்கே ஆக்சுவலாக கோயம்புத்தூர் சைடு போகணுன்னா தெரியணுன்னாவே விஐடி சொன்னாதான் தெரியும். சரி, சார் பக்கத்தில் உட்காந்துறது ஆக்சுவலாக ஒரு எம்பாரசிங்காக பேசுறது கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக அந்த அளவுக்கு இந்த ஒரு தருணம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான தருணம். ஸோ சட்டமன்ற உறுப்பினராக நான் கிட்டத்தட்ட 2 வருஷம் கிட்ட ஆயிடுச்சு. பட் எல்லாத்த விட இன்னைக்கு இந்த நேரம் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஏன்னா ஆக்சுவலாக ஜெயிச்சதுக்கு போக கூட நான் பட்டாசோ ஸ்வீட்டோ ஆக்சுவலாக எதுவுமே கொண்டாடலை ஜெயிச்சதுப்போ. பட் இந்த நேரம் உங்களோட, அதுவும் இஸ்லாமிய காலேஜில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த அரங்கத்தில் எனக்கு ஒரு இருக்கையே, அதுவும் சார் பக்கத்தில் கொடுத்த நம்ம வாணியம்பாடி முஸ்லீம் எஜுகேஷனல் சொசைட்டிக்கு இந்த நேரத்தில் எனது மனமார்ந்த நன்றியை முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஆக்சுவலாக நானும் உருது கற்றுக்கணும்னு 2 வருஷமாக ட்ரை பண்ணிருக்கேன். புக்கு வாங்கணும் தான் கண்டிப்பாக 2 வருஷமாக ட்ரை பண்ணிருக்கேன். ஹிந்தியும் உருது மோரார்லெஸ் சேம் அப்படின்னாங்க. ஸோ நானும் கற்றுட்டே இருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. அதுவும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்காங்க நிறைய பேர், நயா சால் முபாரக்கு அப்புறம் சொல்லியே தரலைங்க 2 வருஷமாக. பட் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கணுன்னு சீக்கிரம் அடுத்த நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்குள்ளே கண்டிப்பாக உருது கற்றுக்கிட்டு நம்ம தொகுதி மக்கள்கிட்ட கண்டிப்பாக உருதுல பேசுகிறேன். இந்த 25th நேஷனல் உருது புக் ஃபெஸ்டிவல் இந்த நேரத்தில் இங்கே இதில் ஓகே ஷோ அவ்வளோ 2 மினிட்ஸில் முடிச்சிருக்கேன். இந்த புக் ஃபேர் ஃபெஸ்டிவலில் நம்ம வாணியம்பாடியில் இங்கே நம்ம ஏன்னா நிறைய ஈவன் ஆம்பூரில் கூட நடத்தியிருக்கலாம். இங்கே ஒன்று இந்த இடத்துல நடத்துனதுக்காக நம்ம சார் ப்ரொஃபஸர் ஹக்குல் ஹமீத் சார் டைரக்டர் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சு. ஏன்னா இது இந்தியா ஃபுல்லாக நேஷ்னல் லெவலில் நம்ம சவுத் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் நடக்குது. ஸோ நமக்கு அது வாணியம்பாடிக்கு ஒரு பெருமை. இந்த நேரத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இந்த நல்ல விஷயம் நல்ல தருணத்தில் அதுவும் நான் இருக்கும் போது நடந்ததில் எனக்கு இது ஒரு மகிழ்ச்சி. எனக்கு சாருக்கு இந்த நேரத்தில் எனது நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் நம்ம ஜெனரல் செக்ரட்டரி விஎம்சி சொசைட்டி சார் கணி சாருக்கும், நம்ம கேஜ் அப்பலோ மாலிக் முகமது ஆசிம் சார் அவருக்கும், வருகை புரிந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து இஸ்லாமிய சகோதரர்களுக்கும், அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும், ஆக்சுவலாக கட்சி பாகுபாடின்றி எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. 2 நகர செயலாளர்கள் இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில், ஏன்னா ஆக்சுவலாக எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் நான் சொல்கிறது எங்கே போனாலும் அது சொல்கிறது இது ஒன்று தான். எந்த கட்சியாக இருந்தாலும்
பப்ளிக் சர்வீஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ யார் சர்வீஸ் அதிகமாக பண்ணுறன்றதுல தான் போட்டியாக இருக்கணுமே தவிர்த்து கட்சிக்குள்ளே போட்டி இருக்க வேணாம்னு எங்கே போனாலும் சொல்கிறது என்னோட ஒரு சின்ன பாலிசியாக வச்சுருக்கேன். ஸோ அவங்க பண்ணாங்கன்னா அவங்கள விட நான் அதிகமாக செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவ் மட்டும் தான் எனக்கு. ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்திருக்க எல்லா அரசியல் சார்ந்த பிரமுகர் அனைவருக்கும் இந்த நல்ல நேரத்தில் எனது இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்திய அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் இந்த 25வது புக் ஃபேர் தேசிய உருது புத்தக கண்காட்சி நிகழ்ச்சி இனிதை வெற்றி பெற எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்திய விஎம்சி சொசைட்டிக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். अब हमारे एमएलए साहब के एजाज़ में एक शाल पेश किया जाएगा. मैं गुजारिश करता हूं डायरेक्टर साहब से कि वो एमएलए साहब को शाल पोशी करें और हमारे तरफ से एक तमगा भी उनको पहुंचाएं. मांगो इधर. அடுத்ததாக இந்த நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் மீண்டும் எனக்கு ஒரு பிரமுகர், எங்களுடைய ஊரின் ஒரு பிரமுகர் நினைவு வருகிறது. அது யாரும் இல்லை, அண்ணன் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள், எங்களுடைய எக்ஸ் சேர்மன். அவருடைய புதல்வர் இங்கே இருக்கின்றார்கள். அவரை நான் இங்கே அழைக்கின்றேன். அவருடைய தாயார் எங்களுடைய சேர்பர்சன், அவர் வரவில்லை. அவர் சார்பாக அவருடைய அந்த சால்வையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம், அந்த ஷீல்டும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். मैं गुजारिश करता हूँ मलक मोहम्मद हाशिम साहब, हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग यहाँ के, वो आपको शालपोशी करें और वो शील्ड भी दे दें. हाशिम साहब हाँ देख लेंगे. Now I invite Mr. Viswanathan ji, the Pro Chancellor and the founder of Vellore Institute of Technology, VIT, to speak a few words before our people. மேலே மேலே தெரிஞ்சு துவக்கத்திலேயே உருதுவிலே பேசாமல் ஆங்கிலமும் தமிழும் கலந்து பேசுவதற்கு மன்னிக்க வேண்டுகிறேன். நம்ம செந்தில்குமார் எம்எல்ஏ சொன்னார், நான் உருதுவை கற்றுக்கொண்டு விடுவேன்னு. இந்த ஊரில் உருது கற்றுன்னு ஆகணும், வேற வழி கிடையாது. Our chief guest of today, Professor Akil Ahmed, Director of the National Council for Protection of the Progress of the Urdu Language, and Professor Dr. Muzaffar Ali, former Vice Chancellor of the Abdul Haq Urdu University, Kurnool,
the convener of this Urdu Kitab Mela, Mr. Patel Muhammad Yusuf, our MLA, Mr. Sendil Kumar, Mr. Hashim, Chairman and Founder of the KH Group, the office bearers of the Muslim Education Society and Islamia College board, members of the board, and friends who have come from various parts of our district, from Melvisharam, from Gudiyatham, from Ambur, from Maniambadi and other places, professors, students, ladies and gentlemen, very good morning to you. இங்கிலீஷா தமிழா? உருது வந்தா உருதுல பேசியிருப்போம், உருது வராது. இருமொழி கொள்கை அண்ணா தான் சொல்லிட்டு போனார். 2 language formula, English and Tamil. நான் முதலா எல்லாரும் மசூதிக்கு கும்பிடுறதுக்கு போவாங்க. நான் முதலா மசூதிக்கு போனது ஓட்டு கேட்க போனேன். உங்களுக்கு தெரியும், 1967 அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் என்னை வேட்பாளராக வந்தவாசி தொகுதிக்கு நிறுத்தினார்கள். வந்தவாசி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் பெரிய ஊரே வந்தவாசி தான், அது முனிசிபாலிட்டி கூட கிடையாது. அங்கே கணிசமான முஸ்லீம்கள் வாழுகின்ற இடம். எங்கள் வட்ட செயலாளர் அவர் எனக்கு சொன்னார், நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு மசூதிக்கு வரணுன்னார். எனக்கு வர்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன். நான் என்ன பேசணும்னு, ஒன்றும் பேசக்கூடாதுன்னார். வந்து நின்று கும்பிட்டு போட்டு உட்காந்துருங்க அப்படின்னு சொன்னார். அப்படி தான் முதலாக மசூதிக்கு போனேன். அந்த வந்தவாசியில் மசூதிக்கு போன அந்த நாளையும் என்னை அழைத்து கொண்டு போன எஸ்கே ரசாக், எங்கள் அப்பெல்லாம் ஒன்றியம் கிடையாது, வட்டம்னு பேர், தாலுகா செக்ரட்டரி எஸ்கே ரசாக் அவர்களை நான் மறப்பதில்லை. இந்த உருது மொழி ஒரு இனிமையான மொழி. அதை ஆங்கிலத்தில் ஸ்வீட் அண்ட் ஜென்டில் என்று சொல்வார்கள். அப்படிப்பட்ட இந்த உருது மொழியை வளர்ப்பதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் மைய அரசு ஒரு குழுவை நியமித்து அதனுடைய தலைவராக இருக்கின்ற ப்ரொஃபஸர் அக்கீல் அகமது அவர்கள் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறார்கள். I am so happy that Professor Akhil Ahmed has come from all the way from Delhi to participate in the Kitab Mela, which is organized in Islamia College, which has produced wonderful teachers and students. In fact, இங்க இருந்தால் பெரும் கவிஞர்கள்லாம் வந்தாங்க. கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான் இந்த கல்லூரியை சேர்ந்தவர், அப்துல் காதர், கவியறிவி அப்துல் காதர் இந்த கல்லூரியை சேர்ந்தவர். இங்கே படித்த மாணவர்கள் எல்லாம் உலகெங்கும் சென்று பணியாற்றுகின்ற ஒரு சிறப்பான கல்லூரி. அதனுடைய கல்லூரி முதல்வர் அவர்களையும் பேராசிரியர் பெருமக்களையும் நான் வாழ்த்துகின்றேன். உருது ஏதோ பாகிஸ்தானில் பேசுகிறாங்க, இந்தியாவில் கொஞ்சம் பேசுகிறாங்க என்பதல்ல. 10-12 நாடுகளுக்கு மேலே உருது பேசுகின்ற மக்கள் இருக்கிறார்கள். 23 கோடி பேர் உருது பேசுகின்றவர்கள் இருக்கிறார்கள். There are about 7,100 languages spoken in the world. அதில் ரேங்கிங் போடும்போது உருதுவுக்கு 10வது இடம். உலகத்தினுடைய 7,100 மொழிகளில் 10ஆம் இடத்துல உருது வருகிறது. அந்த அளவுக்கு இது ஒரு புகழ்பெற்ற மொழி. இந்தியாவில் 8 மாநிலங்களில் அது 2வது மொழியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் முதல் மொழியாக இருக்கிறது. இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டத்தை உங்களுக்கு தெரியும். We have recognized 22 languages in the constitution, 8th schedule of the constitution of India, and Urdu is one among them. 22ல 1. ஆனால் உருதுவுக்கு வெவ்வேறு பெயர்கள் இருக்கு. அது நான் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தேன். அந்த காலத்தில் மகாத்மா காந்தி இந்துஸ்தானி வேணும்னு கேட்டார். இந்த நாட்டுக்கு ஆட்சி மொழியாக
என்ன மொழி வர வேண்டும், இங்கிலீஷ் கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். ஏன்னா வெள்ளைக்காரன் மேலே கோவம், அதனால் இங்கிலீஷ் வேண்டான்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. என்ன மொழி வரணும்னு போது மகாத்மா காந்தி ப்ரிஃபர்டு ஹிந்துஸ்தானி. இந்த உருதுக்கு பல பெயர் உண்டு. 13ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 18ஆம் நூற்றாண்டு வரை உருது என்னென்ன சொல்லி அழைத்தார்கள் என்று நான் பார்த்தேன். ஹிந்தி என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள், ஹிந்தாவி என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள், ஹிந்துஸ்தானி என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது, டெலாவி என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது, லஹோரி என்றும் அதற்கு பெயர், லஷ்காரி என்றும் பெயர். இத்தனை பெயர்களும் ஒரே ஒரு மொழிக்கு, உருதுக்குத்தான் பெயர். இத்தனை மொழிகளிலேயும் அழைக்கப்பட்ட இந்த மொழி ஆட்சி மொழியாக வருவதா இல்லையா என்று ஒரு வழக்கு வந்தபோது, பேச்சு வந்தபோது, அரசியல் நிர்ணய சபை, கான்ஸ்டிடியூட்டன்ட் அசம்பிளி ஆஃப் இந்தியாவில் இதனுடைய ஒரு பகுதி தான் ஹிந்துஸ்தானி. அது வர வேண்டும் என்று பல பேர் விரும்பினார்கள். இந்தி மொழி பேசுகின்ற மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள், உங்களுக்கு தெரியும், இந்த பீமாரு ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, பீகார், மத்திய பிரதேஷ், ராஜஸ்தான், உத்தரப்பிரதேஷ். அதுக்கு பீமாரு. பீமாருன்னா தமிழில் வியாதின்னு அர்த்தம், நோய். அது அந்த காலத்தில் ஒரு பெங்காலி எக்கானமிஸ்ட் வந்து அது மாதிரி பேர் வச்சார், அவங்கெல்லாம் சரியாக வளரலன்னு சொல்லி. அவர்களெல்லாம் தீவிரமாக ஹிந்தி தான் வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். கடைசியாக ஓட்டெடுப்பில் 2 பேரும் சமமாக வாக்கு பெற்று 2 மொழிகளும் தலைமை தாங்கிய ராஜேந்திர பிரசாத் காஸ்டிங் ஓட்டில் தான் இந்திய நாட்டினுடைய ஆட்சி மொழியாச்சு, ஒரு ஓட்டில். அது வேற, நான் அதுக்குள்ள பாலிடிக்ஸுக்குள்ள போல. ஆனால் இதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சொன்னேன். நம்முடைய வாணியம்பாடி, நான் பார்த்தேன் ஏன் வாணியம்பாடியை தேர்ந்தெடுத்தாங்க அக்கீல் அகமது அவர்கள். அப்புறம் தான் சொன்னாங்க, நாம் இங்கே இருக்கிற முஸ்லிம் எஜுகேஷன் சொசைட்டி அதற்காக முயற்சி செய்து பண்ணாருன்னு. வாணியம்பாடி ஒரு புகழ்பெற்ற நகரம். செந்தில்குமார் அவர்கள் நிச்சயமாக பெருமைப்படலாம். ஒரு வரலாற்று பெயர் பெற்ற ஒரு நகரத்துக்கு அவர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வந்திருக்கிறார்கள். இங்கே நகரமன்ற உறுப்பினர், நகரமன்ற தலைவர்லாம் வந்திருக்காங்க. இந்த நகரம் பேட்டில் ஆஃப் வாணியம்பாடி என்றொன்று இருந்தது, அந்த காலத்தில் நடந்தது. 1767 பேட்டில் ஆஃப் வாணியம்பாடி போர் நடந்தது. ஹைதர் அலியும் திப்பு சுல்தானும் இங்கே வந்து தங்கியிருந்தார்கள், வாணியம்பாடியில் தங்கியிருந்தார்கள். அந்த போரின் போது ஹைதர் அலி அவர்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போய் தன்னுடைய 17 வயது மகன் திப்பு சுல்தானை போருக்கு அனுப்பி வைத்தார். அதுவும் வாணியம்பாடியில் தான். 17 வயதில் திப்பு சுல்தான் போர் புரிந்த ஊர் இந்த வாணியம்பாடி. அதனால் வரலாற்றில் மறக்க முடியாத ஒரு ஊர் இது. தமிழ்நாட்டிலே 6% முஸ்லீம்கள் வாழ்கின்றார்கள். அதில் வடபகுதியில் வாழ்கின்றவர்கள் தான் உருது பேசுவார்கள். தென் மாநிலங்களில், தென் மாவட்டங்களில் இருப்பவர்களாம் தமிழ் பேசுவார்கள். அதில் வட மாவட்டங்களில் வாழ்கின்ற முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு, வேறு எங்கும் இல்லாத அளவுக்கு இங்கே பள்ளிகள், கல்லூரிகள் துவக்கப்பட்டன. இந்த எஜுகேஷன் சொசைட்டி 1901 துவக்கப்பட்டிருக்கிறது. 121 வருஷம் ஆகிப்போச்சு. இஸ்லாமியா கல்லூரி 102 வருஷமா, 1900
தட்ஸ் வை ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் இன் உருதுன்னு. என் தெலுங்கை விட உருது நல்லா இருக்கும், நான் உருது மொழியிலேயே படித்தவன், மீடியத்தில் படித்தவன் என்று ஹைதராபாத் நவாப் காலத்தில் உருது எல்லோருமே படித்தார். அது மட்டுமல்ல, நம்முடைய பகுதியில் கூட வட மாவட்டங்களில் ஆற்காடு நவாப் ஆண்ட போது நமக்கு ஆட்சி மொழி உருது தான். நமக்கெல்லாம் மறந்து போச்சு. அதுக்கப்புறம் வெள்ளைக்காரன் வந்து இங்கிலீஷாக மாற்றினாங்க. ஒரு காலத்தில் பர்ஷியன் நம்முடைய ஆட்சி மொழியாக இருந்தது. டெல்லி சுல்தானேட் இருந்த போதும் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தின் போதும் பர்ஷியன் லாங்குவேஜ் தான், தட்ஸ் அவர் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் அப் டு அவுரங்கசீப். லேட்டர் ஆன் இட் வாஸ் சேஞ்ச்ட். இதெல்லாம் வரலாறு. ஆனால் நான் சொல்ல வந்தது, இந்த படிக்கின்ற வாய்ப்பு வட மாவட்டங்களில் இருக்கிற மாதிரி, வடார்காடு, தென்னார்காடு, சென்னை இருந்த மாதிரி தென் மாவட்ட மக்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. அதனுடைய விளைவாக பொதுவாகவே நம்முடைய நாட்டில் முஸ்லிம் மதத்தை சார்ந்தவர்கள் கல்வியிலே பின்தங்கிவிட்டார். இப்பொழுதுதான் அது கொஞ்சம் மாற ஆரம்பித்திருக்கிறது. இது நான் குறிப்பிடுவதற்கு காரணம், அது குறிப்பாக உயர்கல்வி, ஹையர் எஜுகேஷனில் ஜெயின்ஸ், புத்திஸ்ட், சிக்ஸ், they are also above the Muslims in higher education. அது பொதுவாக இந்திய நாடு என்று பார்க்கும் பொழுது தென் மாநிலங்களில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். தென் மாநிலங்கள் கொஞ்சம் அதிகம் படிக்க ஆரம்பித்தவர்கள். பொதுவாகவே கல்வியை பொறுத்தவரை அகில இந்திய சராசரி 27%, ஆங்கிலத்தில் GER என்று சொல்லுவோம், கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ அல்லது அக்சஸ் டு ஹையர் எஜுகேஷன். இது தென் மாநிலங்களில் நாம் எப்பொழுதுமே கொஞ்சம் மேலே. முதலிடத்தில் இருப்பது தமிழ்நாடு, நமது 50%. இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பது கேரளா, அது 40%. மற்ற மாநிலங்கள் எல்லாமே 30%க்கு மேலே இருக்கின்றன. பின்தங்கிய மாநிலங்கள் எதுன்னா இந்தி பேசுகிற மாநிலங்கள், அவங்க தான் நம்ம ஆள்றவங்க. பீகாரில் 14%. அங்கே இருந்தால் நம்ம அக்கீல் அகமது அந்த ஊர்லேருந்து தான் வந்திருக்கார். அவர் நேட்டிவ் பிளேஸ் அவருக்கு பீகார் தான். அங்கே 14%. யூபி, மத்திய பிரதேஷ், ராஜஸ்தான் எல்லாமே சராசரிக்கு கீழே தான், 24, 25 அது மாதிரி தான் இருக்கும். நாம் எல்லாவற்றையும் தாண்டி மேலே வர வேண்டும். நாம் ஒரு திட்டத்தை இங்கே துவக்கி இருக்கிறோம். அனைவருக்கும் உயர்கல்வி என்ற ஒரு அறக்கட்டளை ஏற்படுத்தி 8-9 ஆண்டுகளாக அதில் யாரும் 10ஆம் வகுப்போடு 12ஆம் வகுப்போடு நின்று விடாமல் everybody should have access to higher education, any degree or diploma. நம்முடைய பேராசிரியர் கைசர் அகமது அதில் உறுப்பினராக இருக்கிற அறக்கட்டளையில் வாணியம்பாடியில் இருந்தும் ஆம்பூரில் எல்லா பகுதியில் இருந்தும் நமக்கு நிறைய அதற்காக ஒத்துழைப்பு தருகிறார்கள், பணத்தை கொடுக்கிறார்கள். இதுவரையில் 8 கோடி ரூபாய் அதில் இருந்து கொடுத்திருக்கிறோம். அதற்கு காரணம் நம்முடைய பழைய வேலூர் மாவட்டம், அன்டிவைடட் வெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் should be number 1 in the entire country. கிட்டத்தட்ட 800 மாவட்டங்கள் இருக்கின்றன. நாம் முதலிடத்திலே வந்து எல்லோருக்கும் ஒரு முன்னோடியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த திட்டத்தை துவக்கி நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அதை இந்த சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் முழுமையாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதற்கு ஆசிரியர் பெருமக்களை அவர்களை ஊக்குவித்து, யார் யாருக்கு படிக்கிற வசதி இல்லையோ, படிக்க வைக்கிற வசதி இல்லையோ, அவர்களெல்லாம் அதற்கு விண்ணப்பம் போட்டால் அங்கே இருந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்கின்றோம். அதை செய்ய வேண்டும் என்றும் இந்த நல்ல நேரத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நிறைய உருது பள்ளிகள் இருக்கின்றன. அதில் அதிகமாக இருப்பது நம்முடைய மாநிலமாகத்தான் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 50 மதரசாக்கள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்றன. வேலூரில் இருப்பது தான் ஓல்டஸ்ட் என்று சொல்கிறார்கள். 1884 ஆரம்பிக்கப்பட்டது வெள்ளூர் மதரசா. ஆக அது மாதிரி நமக்கு பழைய வாய்ப்பு இருக்கிறது. இப்பொழுதும் படிக்கின்ற வாய்ப்பு, கல்லூரிகள் எல்லாம் இப்பொழுது பெண்களுக்காகவும் கல்லூரிகள் வந்துவிட்டன. ஆக இதை பயன்படுத்தி எல்லோரும் படிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கல்வியிலே மேலே வந்தால் வீடும் வளரும், நாடும் வளரும், அந்த சமுதாயமும் வளர்ந்துவிடும். அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு இந்த கிதாப் மேளா பயன்படும் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். நிறைய வாங்கி படிக்க வேண்டும். அதுவும் உருதுவிலே நிறைய கவிதைகள் இருக்கின்றன.
அது தமிழில் எல்லாம் நான் கொஞ்சம் படிச்சிருக்கேன். உமர் கயாம்னு தமிழெல்லாம் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட கவிதைகள் நிறைய இருக்கின்றன, கட்டுரைகள், கவிதைகள், புத்தகங்கள் இருக்கின்றன. அவ்வளவு இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதற்காக மறுபடியும் திரு அகில் அகமதுக்கும் இந்த வாணியம்பாடி முஸ்லீம் எஜுகேஷன் சொசைட்டிக்கு நன்றியை கூறி விடைபெறுகின்றேன். வணக்கம். Our Mr. Viswanathan ji has a better knowledge of Urdu, better than us. You know how much of information he has gathered and he is having with him. We are very thankful to you, sir, for giving this encouraging lecture to us. Now it is time to honor our guest. So I request Janab Dr. Akhil Ahmad Sahab to please present a shawl to Viswanathan ji and the shield which we have prepared for him. जो हमारे दरमियान अमायदीन की फहरिस्त है उसमें 2 साहिबान का नाम मैं भूल चुका हूँ, तो मैं उनका इस्तकबाल करने का मौका है. एक जनाब आनेकार इम्तियाज़ अहमद साहब और 2 मंडी मोहम्मद असलम साहब. ये दोनों मियासी हमारे न्यू कॉलेज की जो मैनेजमेंट है उसके वाइस प्रेसिडेंट्स हैं. और मैं अभी देख रहा हूँ जनाब सी अब्दुल वहाब साहब जो पेरनम्पिट के एक अहम शख्सियत हैं, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, तो उनका भी इस्तकबाल है. तो अभी आपने देखा कि उर्दू के बारे में विश्वनाथन जी ने किन ख्यालात का इजहार किया. तो जैसे मीर ने कहा हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उनकी जुल्फ़ों के सभी असीर हुए. तो उर्दू के जुल्फ़ों के असीर सब हो रहे हैं आजकल. तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने इजहार किया कि वानमबाड़ी में रहना हो तो उर्दू सीखना पड़ेगा. तो ये भी एक बड़ी हिम्मत अफजा बात है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. तो आज हमारी जो मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियत है आली जनाब मलक मोहम्मद हाशिम साहब, तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इजहार ख्याल करें. अमीर जमा हैं अहबाब हाल दिल कह ले, फिर इल्तिफ़ात दिले दोस्तां रहा न रहे. तो अभी सब जमा हैं आपके अहबाब, तो जो आपसे कहना है कह लीजिए. السلام ورحمة الله హలో 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 సౌండ్ ఇతను హలో హలో पता नहीं हमारे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज की जो फंक्शन चल रही है उर्दू के बारे में, इसके मुझे खुसूसी मेहमान बनाकर हमारे वाणीबाड़ी कॉलेज के सदर दूसरे अहबाब ने बुलाया है. हालांकि इसके लिए में मुस्तक़त नहीं हूँ. उर्दू के क़ायम मक़ाम हमारा अशरफ साहब बैठे हैं जो पूरी उर्दू के हमारे वाणीबाड़ी और आम भूलनाथ आकर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी उर्दू स्कूल ही मदरसे वही उनके सामने से वो हमें हमेशा इसके बहुत उर्दू के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ. यही है कि मैं मादरी ज़बान तो उर्दू है, मगर उर्दू में बहुत कम बात करता हूँ. उर्दू में बहुत फिर भी मैंने
जब जी विश्वनाथन की हमारे खैर खां उनकी तकरीर जो सुनी मुझे खुद शर्म आ रही थी। एक उर्दूदान घरानों में पैदा होकर इतनी अच्छी बात है विश्वनाथन जी ने कही है जो शायद उर्दू जानने वाले I'm just giving a thing that we are speaking Urdu, but the way you have presented about the Urdu, something now which I don't even remember how far you have gone through in detail about the language which has been today is being forgot by the Urdudan itself. By people they want to go for English, and today now it is big what should I say, now Urdu speaking are learning Tamil to be in the limelight. I always tell Mr. Ashraf, sir, this Urdu language will never die. It will be always बट मैं ये जानकर खुशी होती है जब गैर उर्दूदान तबका उर्दू ज़बान को अपना रहा है और इंशाअल्लाह यह उर्दू ज़बान की ख़ुसूसियत है जो उसको हर एक ज़बान को सीखने की तैयार है और उसको अपने ख़ास रसूमात में उर्दू के तालिब इल्म आजकल सिर्फ दीनी मदारिस में ही नहीं, इट इज़ नॉट रियली स्पीकिंग उर्दू इन मदरसा as you said, but people are learning from various angles the Urdu language. All our learned scholars are sitting here. I've been asked to talk in Urdu. मुझे अभी उर्दू में बोलने में शर्म आ रही थी। इस ज़बान को जो मेरी मादरी ज़बान है उसमें पूरी तरह अपने ख्यालात पेश नहीं कर रहा हूँ। फिर भी ये मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सदर साहब का जो उन्होंने मुझे मौका दिया और इंशाअल्लाह हम उर्दू की खिदमत में रहेंगे। और हमारे मेहमान हाज़िर भी आए हुए हैं, वो भी अपने ख़यालात ज़ाहिर करेंगे। मैं अपना आप को माफ़ी चाहते हुए आप लोगों से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मोहतरम हाशिम साहब कि आपने अपनी नासाजी सेहत के बावजूद भी हमारे कहने पर लब्बैक कहा और यहाँ आए और हमारे दरमियान कुछ बातें भी कहें। तो इंशाअल्लाह आपने जैसे कि कहा कि हम उर्दू के लिए इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे और आपकी सरपरस्ती हमको हासिल होते रहेगी। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब डॉक्टर अकील अहमद साहब डायरेक्टर NCPUL से कि वो मोहतरम हाशिम साहब के खिदमत में तमगा पेश करें और उनकी शाल पोशी भी करें। हमारे दरमियान वानम्बाड़ी की एक अहम शख्सियत आ पहुंची है। मेरी मुराद जनाब ब्रादरम एपा नासिर अहमद साहब, उनका भी इस्तकबाल किया जाता है। गुल से बुलबुल की खुश बयानी पूछो, जी फहम से लुत्फ़े नुक्तादानी पूछो, तौखीर कलाम हक़ समझता है कलीम, मूसा से रमूज़े लंतरानी पूछो। तो अब मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मुज़फ़्फ़र अली शाहबीरी साहब को, जो हमारे इस्लामिया कॉलेज के भी लेक्चरर रहे और उसके बाद करनूल की
عبد الحق یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 25ویں کتاب میلہ کے اس تاریخی اور یادگار افتتاحی تقریب کے صدر اجلاس اور میرے عزیز دوست پروفیسر شیخ عقیل احمد صاحب اور رئیس التجار جناب ملک محمد ہاشم صاحب، وشوناتھ ورگڑے، ڈاکٹر جی وشوناتھ ورگڑے، آنریبل وائس چانسلر، آنریبل سندل کمار صاحب اور جناب مودے احمد صاحب، ایم کریکٹ، اور اس اسٹیج کے اس کنارے اور اس کنارے پر میرے دو عزیز شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، پٹیل یوسف صاحب اور غنی اظہر صاحب. ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ انہیں اور ترقی دے اور درجات ان کے بلند فرمائے. سامعین کرام میں بہت سارے لوگ ہیں. ہمارے یجمان ضیاء الدین صاحب ہیں جن کے کالج میں کام کرنے کا مجھے بڑا ارمان تھا. یہاں نظر محمد صاحب بھی ہیں مظہر علوم کالج کے، جن سے کالج میں مجھے آج سے کچھ 40 سال پہلے پہلی روزی روٹی ملی تھی، وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. اکبر کوثر صاحب یہاں ہیں، ہمارے شفیق صاحب ہیں، ہمارے دوست ریاض صاحب ہیں. ان کے علاوہ دلی سے آئے ہوئے بہت سارے ان کے ساتھ جو ٹیم آئی ہے وہ ہیں، اور عمائدین شہر، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اس تقریب میں شرکت کرتے ہوئے بے انتہا مسرت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو میلہ ہے کتاب میلہ وہ کہیں اور نہیں میرے کالج میں لگا ہے. میرا کالج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں میں 15 سال رہا ہوں، اور وکیل اللہ صاحب، جلال عرفان صاحب، کبھی کو عبد الرحمن صاحب اور بیسیوں میرے بہت اچھے دوست تھے جن کی صحبت میں میری شخصیت کی تشکیل کی پہلی اینٹ پڑی تھی اسی کالج میں. اس لیے میں اس کو اپنا کالج کہتا ہوں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب میلہ ہے وہ یہاں منعقد کیا جا رہا ہے. دوسری میری خوشی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 25واں کتاب میلہ ہے، اور 25ویں کتاب میلے کے ساتھ یا 25ویں عدد کے ساتھ سلور جوبلی کا تصور جڑا ہوا ہے، ایک جشن کا تصور جڑا ہوا ہے، سیلیبریشن کا ایک تصور جڑا ہوا ہے 25 کے عدد کے ساتھ. تو ہماری خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جو 25واں عدد کے ساتھ ہمارے پاس اسلامیہ کالج وانمباڑی میں یہ موقع ہمیں ملا ہے. اس کے لیے ہم سب کو ہمارے شیخ عقیل احمد صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے. کہ دیکھیے کہ ہوتا یہ ہے کہ پہلی بات یاد رہ جائے گی، پہلا میلہ کہاں لگا تھا یاد رہے گا، اس کے بعد بہت سارے میلے بھول جائیں گے، مگر 25واں میلہ یاد رہے گا اور کہا جائے گا کہ وہ تمل ناڈو میں منعقد ہوا تھا. تو یہ اس کی اہمیت ہے. تو بہرحال یہ ہماری خوشی کی بات ہے کہ ہم یہاں منعقد ہیں، اس جلسے میں، اس کتاب میلے میں ہم سب یہاں پر موجود ہیں. جہاں تک کتاب میلے کی بات ہے، ذرا غور کر کے دیکھیے کہ یہ لفظ جو کتاب میلہ ہے وہ دو متضاد لفظوں سے یا ان کے متضاد تصورات سے ساتھ جڑا ہوا ہے.
एक इसमें यह है कि किताब का जो तसव्वुर है वो संजीदगी के साथ जुड़ा हुआ है, और मेले का जो तसव्वुर है वो तफरी के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम मेले को जाते हैं, मेले में जाते हैं तो तफरी के लिए जाते हैं। अब जरा सोच के देखिए कि कहाँ किताब और कहाँ मेला, लेकिन क्यों जोड़ा गया है किताब और मेला। मेरी समझ में ये बात आई कि उस मेले और इस मेले में बड़ा फर्क है। वहां भी हमा किस्म की चीजें मिलेंगी, यहां भी हमा किस्म की किताबें मिलेंगी, मगर वहां हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा जा सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ अहले ज़ौक़ हजरात आएंगे, सिर्फ पढ़े लिखे लोग आएंगे, सिर्फ अहले इल्म आएंगे, सिर्फ अहले नज़र आएंगे, और यहाँ आकर अपने ज़ौक़ की तस्कीन करेंगे। ये इस मेले की ख़ास बात है। दूसरी बात जो मैंने गौर की वो ये है कि मेले में हम सिर्फ किताबें खरीदने नहीं आते हैं, बल्कि हम मेले में कुछ गौर व फिक्र करने के लिए भी आते हैं, और बहुत ज़रूरी है कि हम आकर यहाँ ये बातें सोचें। कुछ सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये हैं कि हम किताबें पढ़ें क्यों? क्यों पढ़ें किताबें? हम किताबें खरीदें क्यों? हम मुफस्सिरीन को क्यों पढ़ें? हम मुतरजमीन को क्यों पढ़ें? हम शारहीन को क्यों पढ़ें? हम अदब को क्यों पढ़ें? हम नावल क्यों पढ़ें? अफसाना क्यों पढ़ें? मजहबी किताबें क्यों पढ़ें? क्यों पढ़ें? और आज एक सवाल ये भी उभरता है कि ये जो डिजिटल दुनिया है, जो पूरी दुनिया को एक छोटे से स्मार्टफोन में लाकर उसको महव करके रख दिया है, इस वक्त आपको किताबों की जरूरत क्या है? यह भी एक सवाल है। इसी मेले में सोचा जा सकता है, इसी मेले में समझा जा सकता है। तो मैं एक पैगाम के तौर पर आप सबकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि इन सवालात को इनफरादी तौर पर मुझे भी सोचना है, आपको भी सोचना है, इज्तिमाई तौर पर हम दोनों को मिलकर सोचना है, और कौमी सतह पर सोचना है, मिली सतह पर सोचना है, बैन कौमी सतह पर सोचना है कि हम अपनी नई नस्ल को किताबों के मुताले से किस तरह मुतारिफ करा सकते हैं, किस तरह उनको वो दुनिया दे सकते हैं जो हमने देखी है, हमने बुजुर्गों के साथ देखी है कि हमें पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। इन सवालों पे हम और आप गौर करें। ये मेले की देन है, इस किताब मेले की। मैं बस 2-3 बातें अर्ज करूंगा इस सिलसिले में। एक तो यह है कि किताब के मुताले से आपकी पहचान बनती है, आप समझे जाते हैं कि आप हैं कौन, आपकी हैसियत मालूम होती है कि आप किस तरह की किताब पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ सकते हैं। यह आप बता देगा कि आपकी शख्सियत क्या है। मैं एक छोटी मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। मैं जब पढ़ा इसे तो मेरा जहन झंझोड़ कर रह गया। एक इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूं मैं कि एक अजीब व गरीब किस्म का इंटरव्यू हुआ था। आप इस इंटरव्यू को सुन लीजिए, उसके बाद मेरे इस सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। एक अजीब इंटरव्यू था। यह इंटरव्यू हुआ था 1883 में, 1883 में। इंटरव्यू लेने वाले सर सैयद अहमद खान थे और इंटरव्यू देने वाले मौलाना शिबली थे, जबकि उनकी उम्र 25-26 साल थी। अलीगढ़ कॉलेज में फारसी के उस्ताद की एक जायदाद खाली हुई, तो मौलाना शिबली अलीगढ़ पहुंच गए, अपने उस्ताद फैजुल हसन सहारनपुरी का एक खत लेकर, सिफारिशी खत लेकर पहुंच गए। जब वो वहां पहुंचे तो उनसे कहा गया कि इस कुतुब खाने में जाकर आप तशरीफ रखिए, आपका इंटरव्यू होगा। तो वो गए, कुतुब खाने में बैठ गए। अलमारियां खुली हुई थी और वहां बैठे और वो किताबें निकालकर मुताला करने लग गए। सुबह से शाम हो गई, कोई बुलाया नहीं। शाम में आकर किसी ने कहा कि माफ करना, आज आपका इंटरव्यू नहीं होगा, कल होगा। तो वो चले गए। फिर दूसरे दिन भी उसी वक्त पर आए और सुबह से शाम तक उनको बिठाया गया
اور وہ صبح سے شام تک کھلی ہوئی الماریوں سے کتابیں نکالتے رہے اور ان کو پڑھا کرتے رہے. شام میں پھر آ کر کسی نے کہا کہ معاف کرنا، آج بھی آپ کا انٹرویو نہیں ہو سکے گا، کل ہوگا، آپ کل آ جائیے. تیسرے دن آئے، پھر وہی حال رہا. آخر دوپہر ہوتے ہوتے، شام ہوتے ہوتے سر سید احمد خان صاحب تشریف لائے اور ان سے کہا شبلی سے، مولانا شبلی سے، کہ آپ کا تقرر ہو گیا ہے، آپ اس کالج میں آپ فارسی پڑھائیں گے. انہوں نے حیرت سے پوچھا میرا انٹرویو نہیں ہوا ہے؟ تو سر سید احمد خان نے فرمایا کہ آپ کا انٹرویو یہ 3 دن سے تو ہو رہا ہے، ان 3 دنوں سے اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ انٹرویو تو ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کتنی دیر پڑھ رہے ہیں، اور آپ کیا کیا نوٹس بنا رہے ہیں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شخصیت کیا ہے. یاد رکھیے اس چیز کو. اپنی نئی نسل کو ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ بیٹا تم پڑھتے. میں اگر کہیں انٹرویو میں جاتا ہوں، ابھی حال میں میں اور ہمارے شیخ عقیل احمد صاحب ایک انٹرویو میں ساتھ تھے، میں نے تقریباً ہر آنے والے امیدوار سے پوچھا کہ تم بتاؤ حال میں کیا پڑھا ہے، کون سا افسانہ پڑھا ہے. اب وہ جواب دیتے ہیں وہ پریم چند پڑھا میں. ارے یار پریم چند تو تم نصاب میں پڑھے، اب کیا پڑھے؟ میں نے اسی کالج میں سیکھا، اسی اسلامیہ کالج میں. ہمارے جلال عرفان صاحب ہم سے کہتے تھے، جو میرے سینئر تھے، کہ بتاؤ تمہاری کرنٹ نالج کیا ہے، کیا پڑھا تم لوگ. تو یہ بہت ضروری ہے. مطالعہ آپ کی شخصیت کا وزٹنگ کارڈ ہے، سمجھ لیجیے آپ. یہ آپ کا شناخت کارڈ ہے. آپ بات چیت کرتے ہیں تو. اب ایک سوال اور ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم اردو کتابیں کیوں پڑھیں؟ اردو کتابیں کیوں پڑھیں؟ میں اس کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں، غور سے سن لیجئے اس چیز کو. بہت عمدہ جواب کسی نے دیا ہے. اگر آپ نے نام ان کا سنا ہے، جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، بہت بڑے اسلامی اسکالر ہیں. تو ان سے کسی نے یہ سوال پوچھا اور انہوں نے کیا جواب دیا. ہاں میرا ہو جائے گا، 5 منٹ میں ہو جائے گا. ان سے پوچھا گیا کہ امریکہ میں کہیں تھے، وہ امریکہ میں تھے، تو ان سے ایک بات پوچھی گئی کہ صاحب آپ اردو میں تقریر کرتے ہیں، ہمارے بچے اردو نہیں سمجھتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم ہمارے بچوں کو کیسے آپ کی بات کو ان تک پہنچائیں. انہوں نے سمپل جواب یہ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے بچوں کو اردو پڑھائیے، یہ کہا. اس کے بعد ایک بات جو انہوں نے کہی وہ نوٹ کر کے رکھنے کے لائق ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام بحیثیت علم کے جملے کو سنیے آپ. اسلام بحیثیت علم کے 3 زبانوں میں ترقی کر چکا ہے، ایک عربی، فارسی اور اردو. ان 3 زبانوں میں اسلام بحیثیت علم کے ترقی کر چکا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کلچر کو، اپنے مذہب کو، اپنی تہذیب کو اپنے آنے والی نسل تک منتقل کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان کا جملے بول رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بھلے آپ 2 سورتیں سکھا دیجئے، 2 دعائیں سکھا دیجئے، مذہب کے بارے میں کچھ بتائے نہیں، تب بھی صرف اس کو اپنی زبان سکھا دیجئے، اس زبان کے اندر سب کچھ موجود ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی ہے بہت پتے کی. وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ ہمارے پاس رہتا ہے تو ماں باپ جو کہتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، بچہ سن لیتا ہے، لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں جو بڑے بڑے سوالات اٹھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان سوالات کے بڑے بڑے سوالات کے جوابات ماں باپ نہیں دے سکتے، صرف یہ کتابیں ہی دے سکتی ہیں جو آپ کی اردو میں لکھی گئی کتابیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں 9ویں جماعت میں تھا، میں اس وقت ملحد ہو گیا ہوتا اگر مجھے مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ اقبال اور مولانا مودودی نے مجھے نہیں سنبھالا ہوتا تو میں ملحد ہو گیا ہوتا. یہ کہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے کتابوں میں، اردو کتابوں میں جو دانشوری، جو حکمت جو چھپی ہوئی ہے،
जो छुपी हुई है वो सब की सब हमें अपने आने वाली नस्लों तक पहुंचाना है। तो फिर हमारे बच्चों में मुताले की आदत डालनी चाहिए, उन्हें उर्दू के साथ वो लगाव पैदा करना चाहिए। मैं सिर्फ आखिर में एक पैगाम देना चाहता हूँ कि पढ़िए और आगे बढ़िए, और कोई दूसरा रास्ता हमारे सामने नहीं है। बेहद शुक्रिया। खुदा हाफिज। आपकी तकरीर सुनकर मुझे एक शेर याद आ गया। ज़ख्म को फूल हकीकत को गुमा कहते हैं, लोग हर बात सरे बज़्म कहाँ कहते हैं। तो आपने सरे बज़्म सारी बात हमारे सामने बता दी, तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत हकीकत को आपने यहाँ पर उजागर किया। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अकील अहमद साहब से कि वो हमारे मेहमान के सामने उनकी शाल पोशी भी करें और उनके लिए जो तमगा तैयार किया गया है वो भी दे दें। सामने चले जाइए। अब इस नशिस्त की सबसे आखिरी तकरीर का मौका आ गया है, तो हमारे दरमियान नेशनल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के डायरेक्टर जनाब अकील अहमद साहब आपसे मुखातिब होंगे। तो एक शेर के साथ मैं उनको बुलाता हूँ। कभी पत्ते कभी गुंचे कभी गुलशन बोले, दोस्त क्या हैं तेरे एजाज़ में दुश्मन बोले। ये हमारे वानमबड़ी के एक मशहूर शायर अब्दुर्रऊफ़ नियाज़ साहब का है। तो इस शेर के साथ मैं दावत सखुन देता हूँ जनाब अकील अहमद साहब, डायरेक्टर NCPUL। आज के मेहमान खुसूसी जनाब मलक मोहम्मद हाशिम साहब और मेहमानाने गिरामी प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र शहमीरी साहब और यहाँ के मुअज़्ज़ज़ MLA जी संधल कुमार जी और इस इस्तकबालिया कमेटी और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के मेले के कन्वीनर और मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर जनाब पटेल मोहम्मद यूसुफ साहब और यहाँ सफ़ों में बैठी हुई तमाम अजीम शख्सियतें, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के तमाम मेंबरान और हॉल में बैठी हुई तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, मैं नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज और मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आप सभी लोगों का खैर मकदम करता हूँ। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ये मेला हमने वानमबाड़ी में ही क्यों किया, कहीं और क्यों नहीं किया, उससे पहले मैं ये एक छोटा सा तारुफ कराना चाहता हूँ नेशनल कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का, कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में भारत सरकार का एक खुद मुख्तार इदारा है, ऑटोनॉमस बॉडी है, और NCPUL का काम पूरे हिंदुस्तान के अंदर उर्दू का फ़रोग़ करना है। आप लोगों को ये बताते हुए मुझे फ़ख्र हो रहा है कि NCPUL सिर्फ़ हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है उर्दू फ़रोग़ के लिए। हमारे वज़ीर आज़म आली जनाब नरेंद्र मोदी साहब
اور ہمارے ایجوکیشن منسٹر دھرمیندر پردھان جی کی وہ چاہتے ہیں کہ اردو کا فروغ پورے ہندوستان کے اندر ہو. ویسے تو جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے, اس نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ بھارت کی جتنی بھاشائیں ہیں ان تمام بھاشاؤں کا فروغ ہو, لیکن تمام ہندوستان کے اندر ایک دو بھاشا ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو بولنے والے اور سمجھنے والے پورے ہندوستان میں ہوں. اس کے لیے ہندی اور اردو کو مہاتما گاندھی چاہتے تھے کہ وہ پورے ہندوستان کی زبان ہو. اسی لیے یہ اردو کسی ایک ریاست کی زبان نہیں ہے, ہندوستان کے کسی ایک خطے کی زبان نہیں ہے. اردو پورے ہندوستان کی زبان ہے اور پورے ہندوستان کے لوگوں کی زبان ہے. ہندوستان میں رہنے والی جتنی قومیں ہیں ان تمام قوموں کی یہ زبان ہے. اردو سے کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ جو کہیں باہر سے یہاں آئی ہوئی ہو. بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ عربی سے آئی ہے, بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ پرشین سے آئی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان اردو کی خالص زبان ہے اور ہندوستان میں جتنی بھاشائیں ہیں ان تمام بھاشاؤں سے کا یہ ایک مکسچر ہے, یا ان سے یہ بھاشا تمام بھاشاؤں کو ملا کر کے یہ ایک بھاشا یا زبان بنی ہے جس کو ہم اردو کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مہاتما گاندھی چاہتے تھے کہ ہندوستان کی زبان ہندوستانی زبان ہو, اور ہندوستانی زبان کا مطلب یہ ہے کہ ہندی اور اردو. ہندی اور اردو دونوں اس لیے کہ یہ دونوں زبانوں کو جو ہندی سمجھتا ہے وہ اردو بھی سمجھتا ہے, جو ہندی بولتا ہے وہ اردو ہی بولتا ہے, اور جو ہندی جانتا ہے وہ اردو ہی جانتا ہے. تو اس لیے وہ مہاتما گاندھی چاہتے تھے کہ ہندوستان کی زبان ہندوستانی زبان ہو. اردو ایک ایسی زبان ہے کہ اس زبان کا آپ اگر مطالعہ کریں گے تو ہندوستان کی جتنی زبانیں ہیں ان تمام زبانوں کا کچھ نہ کچھ ویکبولری, کچھ نہ کچھ الفاظ, ورڈز اردو زبان میں بھی موجود ہے. اس لیے جس زبان کا بولنے والا اردو کو پڑھتا ہے تو اس کو اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا ہے, اسے ایسے لگتا ہے کہ اردو ہماری ہی زبان ہے اور اردو سے ہم پہلے سے آشنا ہیں. تو اور میں یہ بتاؤں کہ زبانیں جتنی ہوتی ہیں بھارت میں, جتنی زبانیں ہیں وہ تمام زبانیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. میں اردو کی جتنی عزت اور احترام کرتا ہوں اتنی ہی میں یہاں کی جو لوکل زبانیں ہیں, ساؤتھ انڈین جتنی زبانیں ہیں ان تمام زبانوں کا میں احترام کرتا ہوں. اور جو یہاں کے لوگ جو زبان بولتے ہیں, چاہے وہ خاص یہاں کی مین زبان ہو یا علاقائی زبان ہو, ان علاقائی زبانوں کا بھی میں احترام کرتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو یہ اس ریاست کے جتنے لوگ ہیں, چاہے وہ ان کی زبان اردو ہو یا نہیں ہو, چاہے ان کی مادری زبان اردو ہو یا نہیں ہو, جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے, میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اردو کو ایک بار سیکھیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی جو زبان ہے میں خود اس کو سیکھنے کی کوشش کروں گا, اور میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ اردو والے تمل ناڈو کی زبان سیکھیں, تمل زبان کو سیکھیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تمل ناڈو کے لوگ بھی اردو کو اپنائیں اور اردو زبان کو سیکھیں. میں یہاں کی حکومت سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, یہاں اس ریاست کے ایم ایل اے صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اردو کے فروغ کے لیے آپ کے ساتھ ہوں. آپ ہمیں حکم دیجئے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے ریاست میں اردو کے فروغ کے لیے میں کیا کروں, آپ مجھے بتائیں, میں کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمارا NCPVL میں بہت سارے اسکیمز ہیں
मैं उन तमाम स्कीम्स को इस रियासत के अंदर फैलाना चाहता हूँ। हम तमाम सेंटर्स इस स्टेट को देना चाहता हूँ, तमिलनाडु के अंदर। यहाँ वाइस चांसलर साहब भी, एक्स वाइस चांसलर साहब बैठे हुए हैं, दो एक्स वाइस चांसलर बैठे हुए हैं, आप सब बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बात यहाँ के जितनी यूनिवर्सिटीज़ है उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, उनके सरबराहान से आप लोग बताएं कि हम उनके यहाँ उर्दू का एक सेंटर देना चाहते हैं। उसके लिए टीचर का इंतज़ाम मैं करूँगा, लेकिन अपने अपने यूनिवर्सिटी में NCPWL का सेंटर खोलें और NCPWL के ज़रिए, NCPWL के सेंटर के ज़रिए यहाँ के लोगों को उर्दू पढ़ाएं तो हमें बेहद खुशी होगी। और तमिल ज़बान हम उर्दू के ज़रिए भी पढ़ाना चाहते हैं। और तमिल में जो लोग रहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जो किताबें हैं उसको तमिल में वो ट्रांसलेट करें, उसको मैं पब्लिश करूँगा और उसके ज़रिए तमिल बोलने वाले और जानने वाले लोग उर्दू ज़बान को सीखें। और यहाँ जनाब डॉक्टर जी विश्वनाथन जी बैठे हुए हैं, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उर्दू से मुतालिक बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ की हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने यूनिवर्सिटी में ज़रूर उर्दू का एक सेंटर स्टार्ट करेंगे और वो सेंटर मैं दूंगा। उसके टीचर जो होंगे उस टीचर का ख़र्च भी मैं दूंगा। मैं सिर्फ उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि वो मैनेजमेंट वो करें। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने उर्दू के फेवर में बहुत अच्छी बातें की हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत की जितनी ज़बानें हैं वो सब के सब काबिल एहतराम हैं। कहा जाता है जो हिंदुस्तान की फ़िलॉसफी है, जो हिंदुस्तान की हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब है और यहाँ का जो दर्शन है, उसके मुताबिक 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इंतहाई काबिल एहतराम है, जो सैल्यूट दिए जाने के लायक और काबिल है। उसमें पहला जो है माँ है और दूसरा मातृभाषा है और उसके साथ ही हमारा ये हिंदुस्तान मदरलैंड है। तो हमें अपनी माँ, अपने मातृभाषा और अपनी मातृभूमि का दिल से एहतराम करना चाहिए। और जितनी भाषाएं हैं वो तमाम भाषाएं अपने आप में एक इल्म का ख़जाना है। हम किसी भी भाषा को अगर छोड़ देते हैं, किसी भी भाषा को अगर हम अपने से दूर कर देते हैं, तो हमने अपने अंदर इल्म के दरिया, आते हुए इल्म के दरिया को हमने रोक दिया। तो हम ये चाहते हैं कि तमाम भाषाओं का फ़रोग हो, लेकिन उर्दू का हर जगह फ़रोग हो। उर्दू एक लिंक लैंग्वेज बने हिंदुस्तान के अंदर और उर्दू सभी को जानना चाहिए, सभी को उर्दू आना चाहिए। वैनम बाड़ी का इंतखाब हमने इसलिए किया है उर्दू मेले का इनेकाद करने के लिए कि वैनम बाड़ी एक ऐसी जगह है कि जिसको मिनी अलीगढ़ कहा जाता है। जिस तरह से अलीगढ़ में तहरीकें चलाई गईं उर्दू के फ़रोग के लिए और भी बहुत सारी अलीगढ़ तहरीक, आपको सब पता है कि अलीगढ़ तहरीक क्या है और क्यों अलीगढ़ तहरीक चलाई गई। उसी तरह से यहाँ पे भी तहरीकें चलती रहती हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर उर्दू के तई काफ़ी मोहब्बत और जोश व खरोश है। मैं इस उम्मीद से हमने यहाँ मेला किया है, मेले का इनेकाद किया है कि आपके वसीले से उर्दू की खुशबू, उर्दू की जो खुशबू है, उर्दू का जो शोला है, उसकी जो रोशनी है पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आप इतने डायनेमिक हैं, आप इतने एनर्जेटिक हैं, आपके अंदर उर्दू के तई इतने मोहब्बत का जज्बा लबरेज है कि आप अगर चाहें तो उर्दू को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। मुझे इसी उम्मीद के लिए हमने वैनम बाड़ी का इंतखाब किया और मैं दरख्वास्त करता हूँ वैनम बाड़ी के तमाम लोगों से और वैनम बाड़ी के आसपास के जितने इलाके हैं
यहाँ से बंगलौर तक और यहाँ से चेन्नई तक जितने उर्दू वाले लोग हैं वो सब के सब इस मेले के अंदर आएँ। और हमारे जो पब्लिशर्स हैं उन्हें भी आप लोगों से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। जब हमने पब्लिशरों की मीटिंग की और मीटिंग के दौरान हमने बताया कि हम 25वां उर्दू मेला वैनमबाड़ी में करने जा रहे हैं, तो सब के सब खुश हो गए और सब के सब यहाँ आने के लिए तैयार हो गए। और सभी ने कहा कि उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से वैनमबाड़ी की जो ज़मीन है वो बेहद ज़रख़ेज़ ज़मीन है, लिहाजा हम वहाँ ज़रूर जाएंगे और ज़रूर हम मेले का आप इनेकाद वहाँ कीजिए, हम वहाँ पे अपनी किताबें ले करके जाएंगे। तो ख़वातीनो हज़रात, यहाँ जो इस मेले के अंदर तरह तरह की नायाब किताबें हैं और बहुत सस्ते दामों में किताबें हैं। हम तमाम यहाँ के माँ बाप जो गार्जियंस हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को लेकर के इस मेले में आए। इस इलाके के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उन तमाम इंस्टीट्यूशंस के सरबराहान से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तालिब इल्मों को यहाँ ले कर के आएँ और उन्हें दिखाएं उर्दू मेले को। उनके लिए हमने उर्दू के मेले के अंदर ख़ास इंतज़ाम किया है। हमारा मेला आज से शुरू हो रहा है और 11 तारीख तक चलेगा। सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक मेला चलेगा यहाँ, और इसमें कुछ ना कुछ हमेशा प्रोग्राम होता रहेगा। तो आप अपने बच्चे के अंदर उर्दू तहज़ीब के तईं, उर्दू कल्चर के तईं और उर्दू किताबों के तईं आप दिलचस्पी पैदा करें, उनके अंदर जोश पैदा करें, उनसे कहें कि वो किताबों को पढ़ें। उनसे आप ये कहें कि बहुत सारी ऐसी जो मीडिया है हमारे पास मौजूद है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, जैसे कि पता नहीं क्या क्या है, यूट्यूब है और दुनिया दीवाना क्या है। ये एक तरह से साजिश है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का साजिश है हिंदुस्तान के कल्चर को बर्बाद करने का। आप अगर इन यूट्यूब्स को पढ़ें, आप बहुत सारे सोशल मीडिया को देखें, तो आपको ये लगेगा कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमारे हज़ारों साल पुरानी जो हमारी तहज़ीब है, हमारी इस तहज़ीब को बर्बाद करने के लिए, हमारे नौजवानों को बर्बाद करने के लिए न जाने कितने सारे खुराफात यूट्यूब के अंदर भर दिया है, सोशल मीडिया के अंदर भर दिया है। हमारे बच्चे नादान हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें ये देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है, यहाँ के असातिज़ा हज़रात की ज़िम्मेदारी है, यहाँ के गार्जियंस की ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को किताब के तरफ राग़िब कीजिए, किताब पढ़ने की आदत डालिए, ना कि मोबाइल उनको दीजिए, ना कि उनको यूट्यूब सर्च करने के लिए कहिए। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं ये चाहता हूँ कि उनको किताब पढ़ने की आदत डालें, और उनके लिए हमने तरह तरह का प्रोग्राम का इनेकाद किया है। उस प्रोग्राम में आए जिससे उनका मेंटल डेवलपमेंट होगा, उनके सोचने और समझने का जो एक तरीका है वो बहुत डेवलप हो जाएगा, उनका जो विज़न है उसमें इजाफा होगा अगर वो हमारे मेले में आएंगे, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स को देखेंगे और किताबों को पढ़ेंगे। तो इसलिए हमने इस मेले का यहाँ इनेकाद किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों का ताउन इस मेले के साथ होगा। आप सभी लोग मिलकर मदद करेंगे और दूर दूर से लोग यहाँ आएंगे। आप हमारी किताबों को ख़रीदेंगे, आप अपने इंस्टीट्यूशन के लाइब्रेरी को इनरिच कीजिए, अपने घर के अंदर भी एक लाइब्रेरी कायम कीजिए। ये तभी मुमकिन है जब ज़्यादा से ज़्यादा किताबें यहाँ आप लोग ख़रीदेंगे। यहाँ हमारे रिक्वेस्ट पे बहुत अजीम शख्सियतें यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। मैं उन सभी लोगों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने इतने जोश व खरोश से इस मेले का इस्तकबाल किया, और इस मेले को फ़रोग़ देने के लिए आप दिन रात काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी और उनके तमाम जो साथी हैं, कारगुज़ार और मेंबर्स हैं, मैं उन सभी लोगों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने इस मेले को कामयाब बनाने में कई दिनों से दिन रात आपने एक किया हुआ है। और हमारे NCPWL के जो ऑफिसर हैं, जो इस मेले के इंचार्ज हैं, अजमल सईद, वो काफ़ी हैंडसम हैं, वो काफ़ी डायनेमिक हैं। इसके पहले भी उन्होंने एक बेहद शानदार प्रोग्राम मालेगांव में किया था, बुक फेयर किया था, जहां तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा की किताबें ख़रीदी गई थीं।
वहाँ हालात भी कुछ बेहतर नहीं थे। कोरोना जैसे हालात में इन्होंने मेले का इनेकाद किया जो बेहद कामयाब मेला हुआ था, और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी हालात बेहद अच्छे हैं यहाँ के लोगों के अंदर भी जोश व खरोश है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 9 दिन में इस मेले के अंदर से कम 2 करोड़ की किताबें ख़रीदी जाएगी। इस उम्मीद के साथ मैं आप सभी लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डायरेक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें हमारे सामने रखी, और ख़ास तौर पर आपने जो वो बात रखी कि यहाँ तमिल से उर्दू और उर्दू से तमिल के तराजिम होने चाहिए, ये बड़ी ज़रूरत है यहाँ पर। वैसे कुछ शख्सियात हैं जिन्होंने अपने तौर पर काम किया है, मगर काउंसिल जैसे एक इदारे की तरफ से अगर ये काम होगा तो इसके अंदर बड़ी तासीर होगी। तो इंशाअल्लाह हम कुछ तमिल किताबें की निशानदही करके आपके पास भेजेंगे, उसका तर्जुमा इंशाअल्लाह हम करा सकते हैं यहाँ पर। और आज की इस नशिस्त की अहम तकारीर सब ख़त्म हो चुकी हैं, तो अभी ये मरहला बाकी है कि कुछ एजाज़ात पेश करने हैं, और उसके बाद 2 किताबों का इजरा बाकी है, वो अब करेंगे हम। तो अब मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि आज के मेहमान खुसूसी जनाब अखिल अहमद साहब के खिदमत में शाल पेश किया जाए और फिर वो एजाज़ पेश किया जाए। तनवीर साहब, अखिल साहब, डायरेक्टर साहब का जी, ठहरो ठहरो ठहरो। इनकी शाल पोशी मैं गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर मुजफ्फर शहमीरी साहब से कि वो जनाब अखिल साहब डायरेक्टर NCPUL की शाल पोशी करें और वो तमगा भी उनके पास पेश करें। तो आज हमारे दरमियान कुछ अहम शख्सियात मौजूद हैं जिनकी खिदमत उर्दू के लिए बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी खिदमत में भी इंशाअल्लाह वो तमगे पेश किए जाएंगे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो ज़रा स्टेज में आकर लेके जाएं, हासिल करके जाएं। सबसे पहले जनाब यस मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, जनरल सेक्रेटरी मेल विशारम मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी। तो आप जो है मेल विशारम के अंदर पूरे तालीमी इदारों का जाल बिछा दिया है, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सब आप चला रहे हैं। तो उर्दू की बड़ी खिदमत वहाँ पर हो रही है, और आपके NCPUL की तरफ से भी 2-3 प्रोग्राम वहाँ पर हो चुके हैं इससे पहले। तो मैं गुजारिश करूँगा डायरेक्टर साहब से कि वो आपकी खिदमत में तमगा पेश करें और शाल पोशी करें। डायरेक्टर साहब कहाँ गए? इधर आ गए। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब ये मोहम्मद अशरफ साहब से, चेयरमैन 82 उर्दू अकेडमी। जनाब अशरफ साहब, चेयरमैन 82 उर्दू अकेडमी, डायरेक्टर साहब उनकी खिदमत में तमगा पेश करेंगे और शाल पोशी भी करेंगे। आपकी शख्सियत भी हमारे इस इलाके में उर्दू से मुंसलिक है। उर्दू के कोई भी प्रोग्राम हो, उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम चलाने वाले हों, वो आपको बुलाए बगैर कोई प्रोग्राम नहीं करते। और आपकी भी ये आला ज़रफ़ी है कि अपने तमाम मसरूफियात को छोड़कर उर्दू के प्रोग्रामों में हिस्सा लेते रहते हैं। जनाब अशरफ साहब। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब T रफ़ीक अहमद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं। ये TAW ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन भी हैं और TAW मैट्रिकुलेशन स्कूल भी चला रहे हैं, और मद्रास के जितने हमारे बड़े इदारे हैं उन सब में आपकी शिरकत है। और आप भी उर्दू के बड़े दिलदादा हैं, और उर्दू के लिए कोई भी प्रोग्राम हो उसके लिए सबसे पहले तैयार रहते हैं। तो मैं डायरेक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनकी शाल पोशी करें और ये तमगा उनकी खिदमत में पेश करें।
अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मद्देकार नज़र मोहम्मद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं। ये हैं सेक्रेटरी व करस्पॉन्डेंट मजहर उलूम कॉलेज आम्बूर के। ये भी अपनी चाहे अंग्रेज़ी की तकरीर हो या उर्दू की तकरीर हो, उर्दू का कोई शेर पेश करे बगैर वो तकरीर नहीं करते। तो उर्दू के ये भी बहुत ही ज़्यादा उर्दू के लिए काम करने वाले हैं। तो उनके एजाज़ में ये तमगा पेश किया जा रहा है और उनकी खिदमत में ये शाल पोशी भी की जा रही है। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब डॉक्टर के अनीस अहमद साहब मेल विशारम से कि वो तशरीफ़ लाएं। ये हैं सेक्रेटरी एंड करस्पॉन्डेंट मेल विशारम एजुकेशनल सोसाइटी कॉलेज फॉर वीमेन। तो ये भी हमेशा उर्दू में तकरीर करते हैं। उर्दू की बड़ी अच्छी अदब इनके पास मौजूद है और हम्द और नात भी बड़े अच्छी लहन के साथ आप पढ़ते रहते हैं। तो हमारा ये उर्दू मेले का प्रोग्राम, इसको बनाने में और इसको कामयाबी की तरफ ले जाने में जिस शख्सियत की सबसे बड़ी उनके तरफ से जो काम है वो है हमारे अजमल सईद साहब, जो NCPUL के एजुकेशन ऑफिसर हैं। रात भर यहाँ बैठ करके उन्होंने ये सारा मेला तैयार किया है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ, उनकी खिदमत में भी तमगा पेश किया जाएगा और उनकी शाल पोशी की जाएगी। इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी तरफ से ये हो, तो मैं हाशिम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इनको पेश करें। इसके बाद NCPUL की एक दूसरी अहम शख्सियत जनाब मोहम्मद अहमद साहब, जो एडमिन ऑफिसर हैं, उनका भी बड़ा दखल है इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में। तो उनसे भी गुजारिश की जाती है कि वो स्टेज पर आएँ, उनकी शाल पोशी की जाएगी और उनकी खिदमत में तमगा पेश किया जाएगा। अब वो किताबों का इजरा है तो अब मौका है दो अहम किताबों की इजरा का। पहली किताब डॉक्टर फ़ा अब्दुल रहीम साहब की लिखी हुई है। तो वो आप सब उनसे वाकिफ़ हैं कि तकरीबन 40 साल से वो मदीना शहर में रहते हैं और वहाँ की मदीना यूनिवर्सिटी में भी वो पढ़ा चुके हैं। बहुत बड़ी शख्सियत हैं जो तकरीबन 13 ज़बानों में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इन 13 ज़बानों में 7-8 तो यूरोपीय ज़बानें हैं। तो वहाँ जितने भी तलबा वहाँ से आते हैं उनको सब अरबी पढ़ाने का काम आपका ही होता है। और कुरान प्रिंटिंग प्रेस जो सऊदी अरब की तरफ से चलाई जा रही है उसके डायरेक्टर भी रहे हैं और वहाँ के तर्जुमे के शोबे से भी ताल्लुक़ है। तो उन्होंने एक किताब ये लिखी है, ला लो किताब लो। हाँ, किताब का नाम है जलवाहाए पाबरिकाव। तो इस किताब में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के एनेक्डोट्स लिखे हैं। जैसे एक वाक़या उन्होंने लिखा है कि मिना में जब वो मौजूद थे तो कुछ यमनी औरतें उस ज़माने में मशकीज़े में पानी लाकर सबकी खिदमत करती थीं। तो हिंदुस्तान का एक काफ़िला था, उनके पास जाकर वो पूछी कि पानी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि लाओ। तो वो वापस चली गई। तो उन्होंने बुलाया, हम आपसे कहते हैं कि लाओ, आप जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अरबी में ला का मतलब नहीं, मैं तो ये समझी कि आपको नहीं चाहिए। तो इस तरह के वाक़यात उन्होंने इस किताब में कलमबंद की हैं। तो उसका इजरा हो रहा है। मैं डायरेक्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इस किताब का इजरा करें और इसकी पहली कापी जनाब हमारे ठीक जी शुक्रिया। अब दूसरी किताब हमारे इस शहर के जनाब अब्दुल रकीब साहब, उनसे भी आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं, माशियात के अंदर जिनका बहुत बड़ा काम है, उनकी लिखी हुई किताब है इस्लामी माशियात मवाने व मुश्किलात। तो उन्होंने इस किताब के अंदर
بلا سودی معیشت کے کیا برکات ہیں اور سود کے ساتھ جو معیشت چلتی ہے اس کی کیا نحوست ہے، اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں لکھی ہیں، اور ان کی طرف سے جو محنت اور کاوش ہوئی ہے ہماری حکومت کے پاس بلکہ بین الاقوامی سطح پر، ان سب کا تذکرہ انہوں نے اس کتاب میں کیا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ڈائریکٹر صاحب سے کہ وہ اس کتاب کا اجرا کریں، اور اس کی پہلی کاپی جناب ملک محمد ہاشم صاحب اس کی پہلی کاپی حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس اردو میلے کی اس انعقاد پر سب کو مبارکباد دیتا ہوں، وی ایم ایس کو۔ جہاں تعلیم کی ضرورت ہے وہیں معیشت کی بھی ضرورت ہے۔ ایجوکیشن اینڈ اکانومی گوز ٹوگیدر، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اگر اکانومی نہ ہو، معیشت نہ ہو تو تعلیم حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے، اور خاص طور پر فائنینشیل لٹریسی، خواندگی، فائنانس کے تعلق سے جو فائنینشیل لٹریسی ہے، تکوین دولت، مال کیسے کمانا ہے اور مال کو کیسے بچانا ہے، مال کو کیسے انویسٹمنٹ کرنا ہے، اور پھر جو اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری قوم میں پیسے کمانے کے بارے میں بھی بات نہیں ہوتی، اور پھر اس کو کیسے بچانا ہے، اس کو کیسے سرمایہ کاری کرنی ہے، اور پھر اس کے تقسیم کیسے کرنی ہے، یہ ساری باتیں اس میں ہیں۔ اور میں ہندوستان میں بلا سودی بینکنگ کے تعلق سے کام کر رہا ہوں، اور میں خاص طور پر جو ہے ہمارے وائس چانسلر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے، مجھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی MBA ہم نے اسلامک فائنانس قائم کیا ہے، اور پھر جب بنارس ہندو یونیورسٹی میں بھی، گجرات نیشنل لا یونیورسٹی میں، مختلف یونیورسٹیوں میں ہم نے کام کیا ہے اور اس کو اندر داخل کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس میلے میں جو لوگ آئے ہیں، ہمارا اسٹال ہے 74 میں، اس میں ضرور تشریف لائیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ اس موقع پر جو ہے یہ کتاب کا اجرا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم۔ فوٹوگرافرز اور پکچر ایڈنگا ایلا میں ایک کاپی نکالیے، آپ ادھر کھڑے ہو جاؤ بازو۔ جی الحمدللہ، آج کا یہ پروگرام بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو آپ تمام لوگوں کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہاں جتنے بھی ناشرین حضرات آئے ہیں پورے ملک بھر سے، جن کی تعداد کا اندازہ ابھی ہمیں نہیں ہوا ہے، تو ان لوگوں کا شکریہ ہے کہ انہوں نے وانمباڑی پر اعتماد کیا، اور یہاں اپنے مطبوعہ کتابوں کو لا کر کے یہاں پر انہوں نے اس کی نمائش کی۔ تو ان سے میں ایک شعر کہہ کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بساط عشق عامر ہے عجب طرح کی چیز، کبھی جیت کر بھی نہ جیتی، کبھی ہار کر بھی نہ ہاری۔ تو آپ جو ہے یہاں جو لگائے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے اور یہاں پر اچھی تجارت آپ کی ہو، یہی ہماری دعا ہے۔ اور یہاں شہر وانمباڑی سے اور بیرون شہر سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور نہیں معلوم آج گرمی زیادہ ہے، 2-4 دنوں میں سب سے زیادہ ہے، تو گرمی کو برداشت کرتے ہوئے یہاں پر آپ بیٹھے رہے اور ساری تقاریر کو آپ نے سنا۔ آپ سے گزارش یہ کی جاتی ہے کہ آپ جاتے وقت میں ان کتابوں کا معائنہ کرتے ہوئے جائیے، اور پھر آپ فرصت نکال کر کے ان 9 دنوں کے اندر آ کر کے بڑی تفصیل سے کتابوں کا جائزہ لیجئے، کتابیں خریدیے، اور آپ کے دوست احباب، رشتہ دار اور آپ کے گھر والوں سب کو بھی یہاں پر لائیے، اور سب لوگوں کو بھی کتاب خریدنے کے لیے کہیے۔ اور خاص طور پر خواتین کے لیے ایک دن مختص کیا گیا ہے، تو آپ کے گھر کی خواتین کو بھی اس دن بھیجیے، وہ بھی آ کر کے یہاں سے محظوظ ہو سکیں۔ تو میں آپ تمام حضرات کا پھر سے ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے نوازے اور آپ کی زندگی کو کامیاب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ இங்கே வருகை தந்த என்னுடைய இந்த தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் ஒரு சிறப்பான நன்றி। 2-3 ஹவர்ஸ் இங்கே உட்காந்தீங்க, உங்களுக்கு புரியவில்லை உருது மொழி எனக்கு தெரியும், அது இருந்தும் இங்கே உட்கார்ந்ததுக்கு மிக்க நன்றி நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। எங்களுடன் மதிய உணவு உட்கொண்டு தான் போக வேண்டும், இந்த ஆடிட்டோரியத்தில் இருக்கின்றதே உங்கள் அனைவருக்கும் நான் அழைப்பு தருகின்றேன்। سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔
अभी नेशनल सैंग के साथ, कौमी तराने के साथ इस जलसे का इख्तिताम होगा। बराए करम अपने अपने कुर्सियों के पास खड़े हो जाइए। अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब। जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे